फ्रांज काफ्का के हवाले से आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। फ्रांज काफ्का की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने 20वीं सदी के अदब पर गहरे और अनमिट असरात मुरतब किए हैं। अगर यूँ कहा जाए कि 20वीं सदी और ख़ास तौर पर जदीद अदब पर जिस शख्सियत ने या जिस फिक्शन निगार ने अपने गहरे असरात मुरतब किए वो फ्रांज काफ्का है। फ्रांज काफ्का दोस्तों विस्की की तरह इंतहाई पेचीदा दिमाग का मालिक है। बज़ाहिर उसकी तहरीरों में बड़ी सादगी है और बयानिया गैर मुबहम महसूस होता है, लेकिन उसकी तहरीरों के गहराई में अगर उतर कर देखा जाए तो मानवी सतह इंतहाई पेचीदा और दूररस महसूस होती है, बल्कि है। यही वजह है कि फ्रांज काफ्का की तहरीरों की मुख्तलिफ़ तावीलात की गई हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ तनाज़ुरात में देखा गया है। सियासी तनाज़ुर हो, समाजी, मुआशी, फ़लसफ़ियाना, माबादुत्तिबियाती और जिनसी तनाज़ुरात में उसकी तहरीरों को मुख्तलिफ़ ताक़ीदीन ने देखने की कोशिश की है और हर तावील अगर गौर किया जाए तो दुरुस्त मालूम होती है। आज की वीडियो में हमें उसकी तख्लीक़ात पर गुफ्तगू नहीं करना, बल्कि हमें फ्रांज काफ्का की तारुफ़ और उसकी ज़िंदगी के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। फ्रांज काफ्का 3 जुलाई 1883 को चेकोस्लोवाकिया के शहर प्राग में पैदा हुआ था। बचपन में अगर उसका मुताला किया जाए और उसकी ज़िंदगी का, तो वो सबसे बड़ा बच्चा है अपने वालिदैन का, और उसके बाद उसकी 3 बहनें हैं। उसका बचपन तन्हाई में गुज़रा है। वालिदैन के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ उसकी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी। इसी वजह से तन्हाई उसकी शख्सियत का बायस बनी और फिर तमाम उम्र उसकी तख्लीक़ात में किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर होती रही। हाँ, अलबत्ता बचपन में वो अपनी बहनों को वालिदैन की सालगिरह पर छोटे छोटे ड्रामे लिख कर देता था और फिर उनकी हिदायतकारी भी करता था और उन ड्रामों को उनकी सालगिरह पर परफॉर्म करने में अपनी बहनों की मदद करता था, लेकिन ख़ुद कभी भी उसने बतौर अदाकार उन ड्रामों में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांज काफ्का का एक और मसला भी बचपन में ये था कि वो ख़ुद को बदसूरत ख्याल करता था और कभी अच्छे और ख़ूबसूरत कपड़े नहीं पहनता था। भद्दे और पुराने कपड़े पहनकर ख़ुद को बदसूरत ख्याल करना, ये उसकी आदत में शामिल था। फ्रांज काफ्का के वालिद का नाम हरमन काफ्का है। हरमन काफ्का अपने ख़ानदान का मेहनती आदमी था और बड़ी मुशक्क़त से और मेहनत से उसने एक मकाम अपनी कम्युनिटी में हासिल कर लिया था। काफ्का का वालिद इंतहाई मजहबी शख्स था और वो अपनी मजहबी रसूमात जो यहूदियत में होती हैं उन्हें बड़े तसलसल के साथ अदा करता था और उसकी ख्वाहिश थी कि फ्रांज काफ्का भी उसकी पैरवी करें, लेकिन फ्रांज काफ्का इससे मुख्तलिफ़ तबीयत का मालिक था और उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अपने वालिद की हूबहू पैरवी करें। यही वजह थी कि वालिद और बेटे के दरमियान ताल्लुकात कुछ खुशगवार नहीं थे। वो अपने वालिद से बहुत खौफज़दा रहता था और ये खौफ भी उसकी शख्सियत का हिस्सा बना और उसकी मुख्तलिफ़ तख्लीक़ात में ज़ाहिर होता रहा है। ख़ास तौर पर जो उसकी कहानी मेटामॉर्फोसिस है उसमें, और फिर एक शॉर्ट स्टोरी जजमेंट में वालिद के साथ उसके ताल्लुकात उभर कर सामने आए हैं। 1919 में उसने अपने बाप के नाम एक ख़त लिखा जो पोस्ट नहीं किया जा सका और बाद में मैक्स ब्रॉड ने उसे
छापा, उसमें भी फ्रांस काफ्का और उसके वालिद के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं, जिसमें उसने उस खौफ की और उन अवामिल का तज्ज़िया करने की कोशिश की है कि जिन पर वो अमल पैरा होकर एहसास गुनाह का शिकार हुआ है। मज़हबी तालीमात पर अमल पैरा ना होने की वजह से और वालिद के हुक्म ना मानने की वजह से फ्रांस काफ्का एक ख़ास तर्ज के एहसास गुनाह से भी दो चार हुआ है। ये बिल्कुल वही मवासलत है जो एक वजूदी फ़लसफ़ी क्रेकेगार्ड के यहाँ भी हमें नज़र आती है कि वो भी ईसाइयत पर अमल पैरा ना होने की वजह से एहसास गुनाह का शिकार था। लेकिन उसके एहसास गुनाह और फ्रांस काफ्का के एहसास गुनाह में हमें अगर गौर करें या तजिया करें तो फ़र्क नज़र आता है। फ्रांस काफ्का ने अपनी इब्तदाई तालीम जर्मन स्कूलों में हासिल की जो प्राग में मौजूद थे, और फिर 1902 में वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। इब्तिदा में उसने कीमिया या केमिस्ट्री पढ़ी, फिर वो जर्मन लिसानियात की तरफ मुतवज्जे हुआ, लेकिन वहाँ भी उसका दिल नहीं लगा और वो फिर कानून की तरफ मुतवज्जे हुआ और कानून की डिग्री उसने 1906 में हासिल की। फिर 1 साल तक रवायत के मुताबिक वो प्रैक्टिस करता रहा, जिसे हम इंटर्नशिप का नाम दे सकते हैं। और 1907 के बाद 1908 का अरसा है कि जब उसने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली और उसमें काम करने लगा। इंश्योरेंस कंपनी में उसकी जो कारकर्दगी है वो बेहतरीन है, और हम जो समझते हैं कि फ्रांस काफ्का अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ख़ासा सुस्त, काहिल और लापरवाह शख्स है, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो ख़ासा मुस्तैद और तेज़ हैं, और इस किसी किस्म की कोई शिकायत उसके सबऑर्डिनेट्स को नहीं है कि फ्रांस काफ्का जो है वो लापरवाही बरतता है। फ्रांस काफ्का अपने दोस्तों के साथ भी बड़ा हंसता और हंसाता था और बड़ी खुशगवार और सुलझे हुए ज़हन का मालिक था। इसके अलावा आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जब वो लोगों को मशवरे देता था तो वो बड़े बेहतरीन और सुलझे हुए दिमाग के मशवरे होते थे। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो उसकी तख्लीक़ात में उसकी बातनी ज़िंदगी की अक्कासी करती नज़र आती है। फ्रांस काफ्का की ज़िंदगी में बड़ा अहम वाक़या उस वक्त रूनुमा हुआ कि जब उसकी मुलाकात मैक्स ब्रॉड से हुई, जो उसका यूनिवर्सिटी फ़ेलो था, और उससे दोस्ती ऐसी चली कि तमाम उम्र वो उसके साथ रहा। मैक्स ब्रॉड ही वो शख्स था कि जिसने काफ्का की तख्लीक़ात को दुनिया तक पहुँचाया। जब वो जुलाई 1924 में फ़ौत हुआ तो उसने ये वसीयत की थी कि मेरी तमाम तर तख्लीक़ात जो मैंने लिखी हैं, वो चाहे नावलों, अफ़सानों, डायरियों या ख़तूत की शक्ल में हैं, उनको बग़ैर पढ़े जला दिया जाए। मैक्स ब्रॉड ने, जो कि फ्रांस काफ्का का अज़ीज़ तरीन दोस्त था, उसने इस नसीहत पर अमल नहीं किया और फ्रांस काफ्का की तहरीरों को गाह बगाह इशाअत के मरहले से गुज़ारता रहा। और मैक्स ब्रॉड ही वो शख्स है कि जिसकी मदद से आज हम फ्रांस काफ्का की तहरीरों से वाकिफ़ होते हैं। फ्रांस काफ्का इब्तिदा में जब लिखता था तो अपनी तहरीरों को ज़ाया कर लेता था, और उसके करीब तरीन दोस्त मैक्स ब्रॉड को भी इसका इल्म नहीं था। लेकिन 1907 के लगभग एक हफ्त रोज़ा में कहानियों का मुकाबला हुआ, और उसमें फ्रांस काफ्का ने अपनी कहानी भेजी। तो इस तरह मैक्स ब्रॉड को पता चला कि फ्रांस काफ्का अफ़साने या अदबी तख्लीक़ात की तरफ तवज्जो रखता है और तहरीरें लिखता है। 1909 में बाकायदा तौर पर उसकी तहरीरें छपना शुरू हुई और मुख्तलिफ़ रसाइल में फ्रांस काफ्का ने लिखना शुरू किया। 1912 का सन फ्रांस काफ्का की ज़िंदगी में बड़ा अहम साल है कि जब वो मुशाहिदात का मुसव्वदा लेकर मैक्स ब्रॉड के घर पे मौजूद था, तो वहाँ उसकी मुलाकात फ्राउलिन फेलिस बायर से हुई, जिसको देखते ही उसने फ़ैसला कर लिया था कि इसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो आगे की तरफ लेके जाने हैं, और बाद उनके दरमियान एक ताल्लुक़ मोहब्बत का पैदा हो गया।
और फिर फ्रांस काफ्का उसके साथ काफ़ी सालों तक खतूत लिखता रहा। 1914 में जाकर फ्राउलिन्स फेलिस बायर से फ्रांस काफ्का ने मंगनी की और फिर कुछ ही अरसे के बाद वो मंगनी टूट गई और यूँ तो ये सिलसिला फिर काफ़ी अरसे तक इस दिहाई के आखिर तक चलता रहा और बिल आखिर जब उसकी शादी हुई तो ये ताल्लुक़ अपने इख्तिताम को पहुँचा। उसकी जो मारूफ़ ज़माना कहानी है फ़ैसला, उसका उन्वान भी फ़े के नाम या एफ़ के नाम मुनवन है और वो यही फ्राउलिन फेलिस बायर ही है जिसके नाम उसने अपनी मारूफ़ कहानी जजमेंट मुनवन की है। इसी दौरान उसने अपना नावल अमेरिका लिखना शुरू किया और बाद फिर द ट्रायल उसको भी लिखना शुरू किया। फिर 1919 का साल फ्रांस काफ्का की ज़िंदगी का बड़ा अहम साल है कि जब उसकी मुलाकात मेलिना से हुई जो उसकी जर्मन ज़ुबान में लिखे गए अदब को चेकोस्लोवाकिया में ट्रांसलेट कर रही थी। मेलिना जिसे वो अपने खतूत या अपनी डायरियों में एम के नाम से याद करता है, उसके साथ भी उसके ताल्लुकात गाहे बगाहे चलते रहे और मेलिना के बारे में कहा जाता है कि वो शादीशुदा औरत थी और अपने ख़ावंद के साथ जिनसी ताल्लुकात से मुतमईन नहीं थी, इसीलिए वो काफ्का के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन काफ्का उन दिनों ट्यूबरक्लोसिस के मर्ज़ में मुब्तला था और वो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टालता रहा, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद उसने फिर उससे मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। फिर काफ्का की आखिरी दौर में उसकी ज़िंदगी में डोरा डायमंड दाखिल हुई और डोरा डायमंड का गालिबन 1923 में वो म्यूवर्स के करीब एक सैनिटोरियम में मौजूद था और वहाँ पर बर्लिन ज्यूइश पीपल्स होम के नाम से एक इदारा डॉक्टर ली चला रहे थे। डॉक्टर ली ने उनको अपने इदारे में दावत दी और वहाँ की मुख्तलिफ़ तक़रीबात में फ्रांस काफ्का ने शिरकत की। वहाँ पर इस इदारे के किचन में उसकी नज़र डोरा डायमंड पर पड़ी और डोरा डायमंड को देखते ही वो उसकी मोहब्बत में फ्रांस काफ्का मुब्तला हो गया और फिर आखिरी उम्र तक डोरा डायमंड के साथ उसके ताल्लुकात बहरहाल मौजूद रहे। ये वो ख़ातून है कि जिससे उसे आसूदगी हासिल हुई और वो अपनी आखिरी ज़िंदगी के अय्याम मुतमईन तौर पर गुजारने लगा। फ्रांस काफ्का की साथ ज़ाहिर है कि उसके ताल्लुकात खतूत की शक्ल में मौजूद रहे और फिर डोरा डायमंड के साथ रहने के लिए वो प्राग से बर्लिन आया और यहाँ वो उसके साथ कुछ अर्सा गुजारता रहा। लेकिन पहली आलमी जो जंग थी उसकी वजह से इन्फ्लेशन जर्मनी में बढ़ चुका था और चूँकि माली तौर पर फ्रांस काफ्का आसूदा नहीं था, लिहाजा वहाँ पर उसके लिए रहना मुश्किल हो गया और दूसरी तरफ उसकी बीमारी या तपे दिक में बढ़ती चली जा रही थी, लिहाजा उसे वापस प्राग जाना पड़ा और वहाँ मैक्स ब्रॉड उसको ले गया और फिर कुछ ही अरसे के बाद 1924 में उसे तपे दिक के शदीद दौरे पड़े और उसको पेन किलर्स ही देने पड़े, यही ज़ाहिर है उसका वाहिद इलाज था और फिर जुलाई 1924 को फ्रांस काफ्का इस दुनिया से रुखसत हो गया। फ्रांस काफ्का की तख्लीक़ात ख़ास तौर पर अमेरिका, द कैसल और द ट्रायल बड़ी अहमियत की हामिल हैं और उसकी कहानियाँ मेटामॉर्फोसिस जिसने उसको आलमगीर शोहरत अता की और फिर जजमेंट और 1919 का लिखा हुआ ख़त और बहुत सारे ऐसे अफ़साने हैं जिनको पूरी दुनिया के अदीबों ने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि इससे असरात भी कबूल किए। उर्दू अदब में अगर हम देखें तो बहुत से अदीबों ने फ्रांस काफ्का की तख्लीक़ात से तासुर कबूल किया। ख़ास तौर पर डॉक्टर नैयर मसूद का हम अगर ज़िक्र करें और इसके बाद इंतज़ार हुसैन की कहानियों पर फ्रांस काफ्का के असरात मौजूद हैं।
डॉक्टर आसिम भट्ट का जो फिक्शन है उस पर भी फ्रांस काफ्का की फिक्शन के असरात को तलाश किया जा सकता है और बाकायदा तौर पर अदब के अंदर काफ्काई जो रुझान है इसकी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। आज की वीडियो में हमने फ्रांस काफ्का के तारफ़ को देखा और अगली किसी वीडियो में हम उसके नावलों और उसकी कहानियों पर और उन कहानियों में क्या तरजीहात या क्या ट्रेंड्स मौजूद हैं काफ्का के, उन पर गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत शुक्रिया।